है न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो कि प्रेस वार्ता कर रहे हैं और इस प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जो है धन्यवाद दिया है। और आपको बता दें कि कल जो है भारत बंद वो जो है चिराग पासवान की जो एलजेपी है वो समर्थन कर रही है। तो क्या कुछ जो है प्रेस वार्ता में और वो कह रहे हैं, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रेस वार्ता के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। पर क्योंकि अभी तुरंत प्राप्त जो जानकारी हुई है उस वजह से मैं खुद आप लोग के समक्ष आया हूं, क्योंकि ये विषय था जिसको प्रमुखता से मैंने, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उठाने का काम किया था। और जब मैंने इस विषय को उठाया था या इस विषय पर अपनी असहमति दर्ज कराई थी, मैं लेटरल एंट्री की बात कर रहा हूं, जो सरकार में विभिन्न पदों को लेकर जो नियुक्तियां निकाली गई थी और जिसमें आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया था, इसके खिलाफ मैंने, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने प्रमुखता से अपनी आपत्ति को दर्ज कराने का काम किया था। पर जहां एक तरफ मैंने अपनी आपत्ति को दर्ज कराया था, वहीं दूसरी तरफ ये विश्वास भी मैंने मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जताया था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में मजबूती से समाज के हर वर्ग का ध्यान देने की दिशा में अगर आज की तारीख में कोई एक नेता, कोई एक व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसे में कल जब मैंने इस बात का मैंने विरोध भी किया था कि लेटरल एंट्री में आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया है, उस वक्त साथ ही में मैंने इस बात को भी कहा था कि मजबूती से सरकार के समक्ष, मेरे प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैं इस बात को रखने का काम करूंगा। सरकार का अंग हूं, कई ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक तौर पर कहने में मैं सामर्थ्य नहीं हूं। सरकार का अंग होने के नाते सरकार का संरक्षण करने की भी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। पर हाँ, कई ऐसे विषय हैं जहां पर असहमति होती है, पर असहमति को दर्ज कराने के लिए भी सरकार के भीतर मुझे एक मंच मुहैया कराया गया है, जहां पर अक्सर ऐसे विषयों को प्रमुखता से मैं रखने का काम करता हूं। जैसे ही ये लेटरल एंट्री वाला मामला हम लोग के संज्ञान में आया, उसी वक्त से मैंने लगातार अलग अलग जगहों पे कंसर्न अथॉरिटीज के सामने मैंने अपने इस विषय को रखा। प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैंने इन बातों को प्रमुखता से रखा। उनके संज्ञान में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों के तमाम चिंताओं को मैंने रखने का काम किया। लगभग पिछले 1.5-2 दिन से लगातार मैं खुद प्रधानमंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी का कार्यालय मेरे संपर्क में रहा। उन्होंने इस विषय से जुड़े हुए हर बिंदु पर मुझसे चर्चा करने का उन्होंने काम किया। समय समय पर जो दस्तावेज भी उनको मुहैया कराने की जरूरत पड़ी, पिछले 1.5-2 दिन में मैंने उनको तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में भी मैंने भेजने का काम किया कि प्रधानमंत्री जी जब इस विषय की गंभीरता को समझेंगे और वो समझेंगे निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में सरकारी क्षेत्र में कोई भी नियुक्ति होती है, किसी भी तरीके की नियुक्ति होती हो, ऐसे में सरकार को आरक्षण के नियमों का पालन करना चाहिए। ये मांग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही है हमेशा से। विपक्ष जो आज की तारीख में इसको लेकर हो हंगामा खड़ा करने का कार्य कर रहा है, ये प्रेसिडेंट्स भी विपक्ष की सरकारों के दौरान ही खड़े किए गए हैं। इन्हीं लोगों ने कई ऐसी नियुक्तियां की हैं, भले आवाज वैसे भी आ ही रही होगी, भले वो कांग्रेस की सरकार हो या कांग्रेस के नेतृत्व में अलग अलग समय में बनी गठबंधन की सरकारें हों। इससे पूर्ण भी कई ऐसे उदाहरण रहे हैं
जहां पे लेटरल नियुक्तियां की गई हैं, जिसके तहत डायरेक्ट उन पदों पर बिना आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखे हुए नियुक्तियां कराई गई हैं। और आज जब हमारी सरकार के द्वारा इस तरीके का विज्ञापन आया तो विपक्ष ने एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जैसे इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा हो। पहले हुआ इसलिए ये हो रहा है, सही है, मैं इसका भी पक्षधर नहीं हूँ, इसीलिए मैंने इसके खिलाफ भी अपनी बातों को रखा। पर जो विपक्ष एकदम हमदर्द बनने का प्रयास कर रहा था, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों का हिमायती बनने का प्रयास कर रहा था, ये वही विपक्ष है जिसने समय समय पर अपने समय पर डायरेक्ट ये भर्तियां करने का कार्य किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उसका उदाहरण है, मोंटेक सिंह आलूवालिया जी उसका उदाहरण है, कई ऐसे नाम हैं जो इसके उदाहरण रहे हैं। पर बहरहाल हम लोगों ने इस बात की आपत्ति दर्ज कराई कि अगर इतिहास में हुआ है इसीलिए हमारी सरकार भी इसको इसी तरीके से लागू कर दे, ये उचित नहीं है। और कहीं ना कहीं एक गलत परसेप्शन सरकार का ऐसी नियुक्तियों के बाद समाज के बीच जाएगा। मुझे खुशी है और ये मेरे विश्वास को पुनः बल देता है कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज के एक बड़े वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की चिंताओं को समझा और आज एक आदेश के तहत ये जो विज्ञापन निकला था इसको रद्द किया जाता है। शक्ति पार्टी रामविलास मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देती है और मैं समाज की तरफ से अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की तरफ से भी मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बड़े वर्ग की चिंता को सम्मान देने का काम किया और जो ये नियुक्ति निकाली थी उसको रद्द करके पुनः उन्होंने इस समाज का विश्वास जीतने का काम किया। ये पत्र थोड़ी देर में आप सबके साथ मैं साझा भी कर दूंगा। इस पत्र के माध्यम से यूपीएससी चेयरमैन को ये निर्देशित किया जाता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, जो कि एमओएस है पीएमओ के, उनके द्वारा ये निर्देशित किया जाता है चेयरमैन यूपीएससी को। और इसमें कहा जाता है कि जो एडवर्टीजमेंट निकाला है वो प्रधानमंत्री जी के दिस एस्पेक्ट नीड्स टू बी रिव्यूड एंड रिफॉर्म्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स फोकस ऑन एश्योरिंग सोशल जस्टिस। Hence, I urge the UPSC to cancel the advertisement for the lateral entry recruitment issued on 17/8/2024। ये पुनः मेरे प्रधानमंत्री जी के संकल्प को दोहराता है, उनके समर्पण को दोहराता है। सामाजिक न्याय में जब मैं उनके ऊपर विश्वास कर आगे बढ़ने का काम करता हूं, उन्होंने इस विश्वास को पुनः दोहराने का काम किया, इसको मजबूती से स्थापित करने का काम किया और सरकार ने इस एडवर्टीजमेंट को, इस नियुक्ति को विड्रॉ कर इसको रद्द कर पुनः ये साबित किया है कि मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से समाज के गरीब वंचित शोषित वर्ग के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। और अगर कहीं कोई इस तरीके का फैसला सरकार की तरफ से लिया जाता है जो मेरे प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आता है, उसको भी प्रधानमंत्री जी सुधारने के लिए मजबूत कदम उठाने की क्षमता रखते हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने पुनः दर्शाया। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का भी जो एक आदेश आया था, उसमें ऑब्जर्वेशंस में क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र किया गया था अनुसूचित जाति को लेकर, शेड्यूल कास्ट को लेकर। उसमें यह कहा गया था कि क्रीमी लेयर के प्रावधान इसमें बनाए जाने चाहिए। मैंने भी उसमें आपत्ति दर्ज की थी, मेरी पार्टी ने भी अपनी आपत्ति दर्ज की थी, क्योंकि जब आप अनुसूचित जाति की बात करते हैं, ये वो जातियां हैं जिनको भारत के संविधान में शेड्यूल किया गया है शेड्यूल कास्ट के तौर पर, जिनका आधार छुआछूत रहा है। अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले लोगों का आधार कभी भी शैक्षणिक नहीं रहा, आर्थिक नहीं रहा,
वो सिर्फ और सिर्फ छुआछूत रहा है। ये वो जातियां हैं जिनको समय समय पर गांव से बाहर रखा जाता था, देखना पाप माना जाता था, छूना पाप माना जाता, छूत का शिकार रही है। ऐसे में इन जातियों में क्रीमी लेयर के प्रावधानों की संभावना ही नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में भी उदाहरण हम लोग के सामने है कि एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है, और तो और हद तो तब हो जाती है जब हाल फिलहाल के दिनों में ही एक आईपीएस ऑफिसर सुरक्षा मांगता है अपनी बारात निकालने के लिए। तो आप कैसे इसमें क्रीमी लेयर बना सकते हैं? एक पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए जब मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं तो उनके निकलने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलाया जाता है। आज की तारीख में भी ये भेदभाव के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो कैसे इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो सकता है? और इस बात को भी मैंने प्रमुखता से कैबिनेट मीटिंग में रखने का काम किया, और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने भी तुरंत उसी कैबिनेट मीटिंग के बाद क्रीमी लेयर की जो संभावनाएं माननीय न्यायालय के द्वारा जताई गई थी उस पर सरकार की तरफ से अपना रुख स्पष्ट करने का काम किया। समय समय पर मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए गए ये कड़े फैसले दर्शाते हैं कि विपक्ष जो एक माहौल तैयार करने का प्रयास कर रहा है, और ये अभी से नहीं, एक लंबे समय से विपक्ष की पूरी राजनीति ही अब सीमित हो गई है इस बात पर आकर कि कैसे हमारी केंद्र की सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी को सिर्फ आरक्षण संविधान के नाम पर घेरने का काम किया था, जबकि समय समय पर हमेशा मेरे प्रधानमंत्री जी और मेरी सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को दर्शाने का काम किया, और वो समाज के इन्हीं वर्गों के प्रति है जो आज भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए हैं। ऐसे में विपक्ष जो भ्रम फैलाने का काम करता, पूरा चुनाव इन्होंने इसी झूठ के सहारे लड़ने का काम किया, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा। अभी पिछले 2-3 दिन से जब से ये एडवर्टीजमेंट निकला अभी तो कोई नियुक्ति नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि ये सरकार पूरी तरीके से दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, और ये लोग बात करते हैं दलितों की, ये लोग बात करते हैं पिछड़ों की। इतना साल हो गया, अगर मंडल कमीशन को किसी ने संवैधानिक दर्जा देने का काम किया तो वो हमारी आज की मौजूदा सरकार और हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। समय समय पर अनुसूचित जाति जनजाति के साथ जब जब अन्याय हुआ, एट्रोसिटी एक्ट का मामला हो या विभिन्न और मुद्दे हो, उस पे अगर किसी सरकार ने मजबूत कदम उठाने का काम किया तो हमारी आज की सरकार ने करने का काम किया। और जो लोग आज एक उंगली हम लोग पर उठाते हैं, अपने ऊपर उठी उंगलियों का जवाब देना। क्यों आपने ऐसी परंपराओं को शुरू किया? क्यों आपने डायरेक्ट नियुक्तियां शुरू कर इसके दरवाजे खोलने का काम किया? और जो लोग चिंता जताते हैं, आप लोगों ने अपने समय रहते हुए क्यों नहीं इस बात को सुनिश्चित किया? भाई हम लोग की तो सरकार अभी 10 साल से चल रही है, वहां पर अगर कोई सेक्रेटरी जीएस के लेवल पर पहुंचेगा तो उसकी भी एक समय सीमा है। क्यों नहीं कांग्रेस ने अपनी सरकार के समय इन भर्तियों को पूरा किया था, आरक्षण के प्रावधानों को पूरा किया था? खूबसूरत तस्वीर सामने दिखाई देती है जिस सरकार को आज तक विपक्षी घमंडी सरकार कहते आए, एरोगेंट सरकार कहते आए, एक तरफा फैसले लेने वाली सरकार कहते आए। ऐसे में मेरी सरकार ने ये साबित किया है कि सबके सुझावों पर चलने वाली ये सरकार है। अगर सरकार से कभी कोई ऐसा फैसला लिया भी जाता है जो संभवतः सहयोगी या जानकारी के बाद सरकार को लगे कि इस पे हम लोग को पुनः विचार करने की जरूरत है, ये सरकार इतनी फ्लेक्सिबल है, ये सरकार इतनी सुनने वाली सरकार है कि सुनकर जो सही फैसला होता है वो फैसला ये सरकार लेती है। मुझे लगता है हर सरकार की कार्यशैली ऐसी ही होनी चाहिए, जहां पर अगर फैसला लेने के बाद भी आपको कहीं पे लगे कि समाज के हित में इससे बेहतर फैसला लिया जा सकता है या इस फैसले को रिव्यू करने की जरूरत है, तो बिना एडमेंट हुए, बिना उस बात को अपनी नाक का सवाल बनाए हुए सरकार जो सरकारें उस पर पुनः विचार करने को तैयार होती हैं, सही मायनों में वही सरकार जनता के हित में कार्य करती है। Opposition, I mean, this was something which was well communicated to my Prime Minister, and as I told you that my Prime Minister and the PMO
was in direct communication with all the ally partners and with all the stakeholders concerning this, whosoever was having an issue with it. I myself, since past 2 days, I was directly in touch with the Prime Minister's office. Regularly, I was communicating with him. I have given n number of notes in writing to the Prime Minister office concerning concerning every concerns, from this community. So yes, I mean, after understanding the whole matter, this was the decision that was taken for the people of this community, SC, ST, OBCs. विधायक को लेकर होगी, जहाँ पे इन तमाम सुझावों को मद्देनजर रखते हुए वहाँ पर पार्टी की तरफ से भी हम लोग अपना पक्ष रखने का काम करेंगे। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि समाज का कोई भी वर्ग, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, मुसलमान वर्ग हो, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले किसी भी धर्म के लोग हो, मेरी सरकार और मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं तो सही मायनों में वो सबके सुझावों को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। और ये तमाम फैसले जो लिए जा रहे हैं, जेपीसी की बात हो या आज उस नियुक्ति को रद्द करने की बात हो, मेरे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को पुनः साबित किया है, इस बात को पुनः प्रमाणित किया है कि जब हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं तो सही मायनों में देश का हर एक व्यक्ति 140 करोड़ जनसंख्या को साथ लेकर चलने का कार्य मेरी सरकार कर रही है। और इसके लिए मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पुनः धन्यवाद देता हूं। अब कोई और सवाल? मेरी पार्टी ने प्रमुखता से इस बिल को टेबल करने से पहले ही इस बात का सुझाव सरकार के समक्ष रख दिया था कि इसको कमेटी में भेजा जाएगा। तो हम लोग को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो हमारी चर्चा भी हुई थी तमाम स्टेक होल्डर से, सबकी मंशा यही थी कि इसको कमेटी में भेजना चाहिए ताकि इसको बेहतर, मजबूत और सशक्त बनाने के लिए तमाम सुझावों का आदान प्रदान हो। ये बात सरकार को टेबल करने से पहले ही कम्युनिकेट कर दी गई थी। रहेगा ये वही विपक्ष है ना, जैसा मैंने कहा कि इसके दरवाजे किसने खोले। आज अगर इतनी चिंता है आपको तो क्यों इसके दरवाजे आप खोल रहे थे? जब इन रास्तों को आप खोल रहे थे, क्यों आपने खोला? आज जब मेरी सरकार ने ये फैसला लिया और कहीं ना कहीं एक प्रेसिडेंट सेट किया, एक उदाहरण सेट किया आने वाले समय में भी, भाई कल को मुझे नहीं पता किसकी सरकार होगी, बट उस सरकार के पास ये उदाहरण के तौर पर होगा कि भाई ये नियुक्ति निकली थी और एक सरकार ऐसी थी, एक प्रधानमंत्री ऐसे थे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने समाज की बड़ी आबादी की चिंताओं को सम्मान देने के लिए इस फैसले को वापस लेने का काम किया। इस सरकार में आप ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं, क्योंकि चाहे वो जेपीसी का मामला हो या वक्फ बोर्ड का मामला हो या अभी का मामला हो, इस सरकार में आप ज्यादा मजबूत हैं पहले की एनडीए सरकार से? आपको ऐसा? भाई बात मजबूती की नहीं है, बात सही विषयों की है। जब मैंने, मेरे दल ने सही विषयों को सरकार के समक्ष रखा है, सरकार ने हमेशा उसका सम्मान किया है। आपने ये बता दिया कि होगा वो चर्चा के बाद ही मैं आप लोगों के समक्ष रख सकता हूँ। केंद्रीय मंत्री के तौर पर मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा जिसकी जानकारी फिलहाल नहीं होगी। आधे एक घंटे पहले ही इसको रद्द करने का फैसला हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। अब इस पर पुनः चर्चा होगी और पुनः चर्चा के बाद जो फैसला लिया जाएगा वो आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। पर मैं एक बात को मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी पार्टी पूरी तरीके से इस बात को लेकर समर्पित है कि केंद्र सरकार या किसी भी सरकार के द्वारा कोई भी नियुक्ति निकलती है, उसमें आरक्षण के प्रावधानों का इम्प्लाई करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। जैसा मैंने कहा कि एक सरकारी क्षेत्र ही है जहां पे इसके प्रावधानों को आप लागू कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी लागू नहीं किया जाएगा तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा। तो ऐसे कोई भी सरकारी नौकरी इसमें निकले, उसमें इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। नहीं किया जाता है तो मेरी आपत्ति रहेगी ही रहेगी। कल भारत बंद है सर, कल भारत बंद है। SC/ST लड़ने वाले हैं आप चिराग जी, झारखंड विधानसभा चुनाव। जो नियुक्ति निकाली गई थी 1-2 जिलों में इसको लेकर, अरवल खासतौर पर,
उसको अभी होल्ड पे रखा गया है। जैसा मैंने कहा कि मेरी मुख्यमंत्री जी से इस विषय को लेकर बातचीत हुई थी, लिखित तौर पर भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये विषय दे दिया था। मुझे लगता है ये मामला विचाराधीन है, कोई नई नियुक्तियाँ इसके ऊपर अभी नहीं हुई है और इस बात को हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यवस्था पहले जैसे थी ये वैसे ही चले, चौकीदार और दफादारों को लेकर। और मैं इस समाज से आने वाले लोगों की भावना के साथ अपने आप को भी हम लोग जोड़कर देखते हैं। मेरी पार्टी का भी समर्थन इसको लेकर है, बट हाँ, मेरे प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा, जिन बिंदुओं को लेकर हम लोग की चिंताएं थी, क्रीमी लेयर को लेकर, इसके वर्गीकरण को लेकर, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने भी अपने पक्ष को मजबूती से रखा है। आने वाले दिनों में भी हम लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी तरीके का कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान अनुसूचित जाति में नहीं हो सकता। मेरी पार्टी का समर्थन रहेगा और मैं तो चाहता हूं कि जल्द से जल्द दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। ऐसे उदाहरण तय किए जाने चाहिए कि इसके बाद अगर ऐसी कोई आपराधिक सोच वाला व्यक्ति ऐसी घटना को अंजाम देने के बारे में सोचे भी तो भी उसकी रूह कांप उठे। ऐसे उदाहरण समाज में हम लोग को खड़े करने की जरूरत है। मेरे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से भी इस बात का आह्वान किया था कि अब आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं में लिप्त अपराधियों की सजा को भी उतनी ही प्रमुखता से अब दर्शाया जाएगा ताकि लोगों के मन में इस बात का भय बैठे। देखिए, सरकार के स्तर पर हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं, शासन प्रशासन के स्तर पर भी कार्य हो रहा है, पर साथ ही में सामाजिक सुधार की भी जरूरत है। उस सोच में भी बदलाव की जरूरत है जिसका आह्वान मेरे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से किया था। कौन है वो लोग जो ऐसी घटना को अंजाम देते हैं? हम ही लोगों के बीच के वो लोग हैं। कैसे ऐसी मानसिकता उनके मन में आती है? कैसे बहन बेटियों के साथ ऐसे जघन्य अपराध ये लोग करते हैं? कल रक्षाबंधन का त्योहार था। सामूहिक आह्वान हम लोग को करने की जरूरत है, सामूहिक संकल्प हम लोग को लेने की जरूरत है। जिस दिन समाज का हर एक व्यक्ति जो सम्मान की दृष्टि, अपनी बहन को जिस सम्मान की दृष्टि से देखता है, उसी दृष्टि से देश की हर एक युवती लड़की को देखने लग जाए तो संभवतः ये घटनाएं नहीं घटेंगी। पर हाँ, तब तक समाज में ऐसी आपराधिक सोच वालों के प्रति डर भी बैठाना जरूरी है, जो सिर्फ कड़ी कार्रवाई करके होगा। और इसके लिए राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सत्ता पक्ष की सरकार हो, विपक्ष की सरकार हो, सबको अपनी राजनीति छोड़कर एक मंच पर आकर इसके लिए उदाहरण तय करने होंगे। धन्यवाद।